भारी, गंभीर और डरावनी आवाज। विक्रम, 25 साल का लड़का, पहले कॉन्फिडेंट, बाद में डरा हुआ। रघु काका, 70 प्लस साल, कांपती और कमजोर आवाज। भूत, कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ डरावनी सांसें और चीखें। में तेज हवा चलने की आवाज, दूर कहीं कुत्ते के रोने की आवाज। हल्का डरावना धीमा संगीत शुरू होता है। नरेटर, भारी आवाज में, इस दुनिया में दो तरह के अंधेरे होते हैं। एक वो जो सूरज ढलने के बाद आता है, और दूसरा वो जो सदियों से किसी वीरान कोने में छिपा बैठा है अपने शिकार के इंतजार में। आज की कहानी एक ऐसी ही जगह की है, भारत के नक्शे पर एक छोटा सा भूला बिसरा गांव, काली घाटी। एसएफएक्स, बिजली कड़कने की तेज आवाज, फिर सन्नाटा। नरेटर, काली घाटी, नाम जैसा काम वैसा। ये गांव चारों तरफ से घने जंगल से घिरा है। दिन में ये जंगल खूबसूरत लगता है, लेकिन रात होते ही ये जंगल सांस लेने लगता है। गांव वाले कहते हैं कि इस जंगल के बीच से गुजरने वाली पगडंडी पर एक श्राप है, एक ऐसा श्राप जो इंसान की जान नहीं मांगता, वो मांगता है उसके हाथ। जी हां, सिर्फ हाथ। एसएफएक्स, एक तेज धातु मेटल के घिसने की आवाज, जैसे चाकू चल रहा हो। किंवदंती, मतलब द लेजेंड। शाम ढल चुकी थी, गांव के बीच अलाव जल रहा था। 75 साल के रघु काका, जिनकी आंखों में आज भी उस पुरानी दहशत की परछाई थी, बच्चों को चेतावनी दे रहे थे। लेकिन शहर की हवा और गांव की मिट्टी में एक फर्क होता है। शहर तर्क मांगता है और गांव विश्वास। विक्रम, जो इसी गांव का लड़का था लेकिन सालों से शहर में पढ़ाई कर रहा था, उस रात वापस लौटा। उसके लिए ये कहानियां सिर्फ अंधविश्वास थीं। विक्रम, काका, आप अभी भी वही पुरानी कहानियां सुना रहे हो। हम 21वीं सदी में हैं, सैटेलाइट्स हैं, इंटरनेट है, और आप लोग अभी भी एक हाथ काटने वाले भूत से डर रहे हो। ये सब जंगली जानवरों का काम होगा या कोई चोर उचक्का होगा। नहीं विक्रम, मजाक मत उड़ा। उस रास्ते मत जा, आज अमावस है, आज वो ज्यादा भूखा होगा। अरे काका, मेरे पास ये देखो, एलईडी टॉर्च है, 200 मीटर तक दिन जैसा उजाला कर देती है। कोई भूत वूत नहीं टिकेगा इसके सामने। मुझे शहर जाना जरूरी है, मैं शॉर्टकट से जाऊंगा। अरे उस वक्त सुनने में तो अच्छा लग रहा था। विक्रम का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपनी टॉर्च उठाई, जैकेट की कॉलर ठीक की और उस मौत की पगडंडी पर पहला कदम रख दिया। जंगल का सफर, द वॉक इनटू डार्कनेस। जैसे ही विक्रम गांव की सीमा से बाहर निकला, तापमान अचानक गिर गया। जंगल सामान्य से ज्यादा घना लग रहा था। पेड़ ऐसे झुके हुए थे जैसे आपस में कोई साजिश कर रहे हों। विक्रम चल रहा था, अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाते हुए। शुरुआत में वो गुनगुना रहा था, अपने डर को छिपाने के लिए। विक्रम, हल्की सीटी बजाते हुए, फिर खुद से बात करते हुए। सब बकवास है, हाथ कटू, हाँ, डराने के तरीके हैं बस। अचानक जंगल की सारी आवाजें बंद हो गई, एकदम सन्नाटा। विक्रम के कदम रुक गए। विक्रम, घबराहट में, कौन है? कोई है वहां? नरेटर, कोई जवाब नहीं आया, बस एक अजीब सी गंध आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो। और फिर जमीन पर एक हल्का सा कोहरा तैरने लगा। ये कोहरा सफेद नहीं, हल्का हरा और गंदा था। विक्रम ने अपनी टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं दिखा, लेकिन उसे अपनी पीठ पर किसी की नजरों का एहसास हुआ। नैरेटर, एक धीमी रेंगने वाली आवाज, स्लाइडिंग साउंड। विक्रम ने धीरे से अपनी बाईं तरफ देखा। एक पुराने बरगद के पेड़ के पास अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा था, और तभी उसने उन्हें देखा। एसएफएक्स, एक तीखी स्ट्रिंग वायलिन की आवाज, स्क्रीच। दो लाल आंखें, हवा में तैरती हुई, जमीन से कम 7 फीट ऊपर। विक्रम कांपती आवाज में, हे भगवान। नैरेटर, वो हाथ कटू था, उसका कोई चेहरा नहीं था, बस काला धुआं था
जो एक इंसान के आकार में लिपटा हुआ था, और उस धुएं से बाहर निकल रहे थे दो अस्वाभाविक रूप से लंबे हड्डियों वाले हाथ। उन हाथों के नाखून चाकू जैसे नुकीले थे। भूत ने कोई आवाज नहीं की, बस धीरे से अपना एक लंबा हाथ विक्रम की तरफ बढ़ाया। उसकी नजर विक्रम के चेहरे पर नहीं, उसकी कलाइयों पर थी। एसएफएक्स, दिल की धड़कन बहुत तेज होती जाती है। नैरेटर, विक्रम का शरीर जम गया था। भूत का पंजा उसके करीब आ रहा था। विक्रम को रघु काका की बात याद आई। वो हाथ मांगता है। जान बचाने की आखिरी उम्मीद में विक्रम ने कांपते हाथों से अपनी टॉर्च उठाई और उसकी तेज रोशनी सीधी उन लाल आंखों पर मारी। एसएफएक्स, एक अमानवीय कान फाड़ने वाली चीख, डेमोनिक स्क्रीम। भूत विकृत आवाज में, शाह। भाग विक्रम भाग। विक्रम पलटा और अपनी जान की बाजी लगाकर भागा, लेकिन तभी उसे याद आया, हाथ, मेरे हाथ। रघु काका की चेतावनी उसके दिमाग में गूंजी। भागते भागते विक्रम ने अपने दोनों हाथ अपनी डेनिम जैकेट की जेबों में कसकर डाल लिए। साया उसके ठीक पीछे था। विक्रम को अपनी गर्दन के पीछे उसकी ठंडी सांसें महसूस हो रही थीं। एक बार एक लंबा पंजा उसके कंधे के पास से गुजरा, हवा को चीरता हुआ। अगर उसका हाथ बाहर होता तो शरीर से अलग हो चुका होता। विक्रम रुका नहीं। सामने गांव की लाइट दिख रही थी। विक्रम लुढ़ककर जमीन पर गिर पड़ा। वह बेहोश हो गया। परिणाम, द आफ्टरमैथ। सुबह जब विक्रम की आंख खुली तो पूरा गांव उसके पास खड़ा था। रघु काका उसके सिरहाने बैठे थे। विक्रम जिंदा था, सुरक्षित था। लेकिन तभी रघु काका ने विक्रम की जैकेट की तरफ इशारा किया। रघु काका, देख रहे हो, मैंने कहा था ना। नैरेटर, विक्रम ने अपनी बाहों को देखा। उसकी मजबूत डेनिम जैकेट की कलाई यानी कफ्स वाली जगह बुरी तरह फटी हुई थी। कपड़े पर गहरे पंजों के निशान थे, जैसे किसी ने आरी से काटने की कोशिश की हो, ठीक उसी जगह जहां उसकी कलाइयां थीं। अगर उसने हाथ जेब में न डाले होते तो आज उसके हाथ उसके पास नहीं होते। विक्रम फुसफुसाते हुए, वो सच था, वो सब सच था। निष्कर्ष, फिर से रात की आवाजें और डरावना बैकग्राउंड म्यूजिक। निष्कर्ष, उस दिन के बाद विक्रम ने कभी शहर के तर्क की बात नहीं की। उसका वो महंगा टॉर्च आज भी जंगल के किनारे कहीं पड़ा है। काली घाटी की वो पगडंडी आज भी वहीं है, और गांव वाले कहते हैं वो साया आज भी वहीं है, इंतजार में कि कब कोई भूले भटके आए और अपने हाथ बाहर निकाल कर चले। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी अनजान रास्ते से गुजरें और कोई बड़ा बुजुर्ग आपको रोके तो उसकी बात सुन लेना। और हाँ, अंधेरे में चलते वक्त अपने हाथ अपनी जेब में ही रखना। एक जोरदार अंतिम प्रभाव और फिर एकदम सन्नाटा। And who knows, maybe I'll discover the best croissant in a tiny hidden bakery